जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि लगभग 21,000 प्लस पदों पर आ रही है, उसके लिए लूसेंट बुक से क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्यूज उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिनका जीके जीएस वीक है। तो आप सभी इस क्यूज को डेली लगाइए। 8 से 10 दिनों के अंदर ही आपका भी जीके जीएस स्ट्रांग होगा। और आप सभी इस क्लास टाइमिंग को ज़रूर नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। इससे पहले एक और क्लास है रात 8 बजे। तो अगर आप लोग चाहें तो दोनों क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और एक क्लास है रात 9 बजे की क्लास। इसमें टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ाया जाता है। तो अभी इस समय बिहार पुलिस के लिए मेरे इस चैनल पर 3 क्लास चल रहे हैं, 8 बजे, 8:30 बजे और 9 बजे। और ये क्लास एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग सभी क्लास को डेली अटेंड करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर डी अशोकसेन। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो जो मैं आपको अभी सलाह देने वाला हूं उसको फॉलो कीजिएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको जितने भी प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को बताऊंगा आपको कॉपी में लिखते जाना है। इससे होगा क्या, आपका नोट्स तैयार होगा और उस नोट्स से आप लोग एग्जाम के समय में रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स जो होता है बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसलिए नोट्स डेली तैयार कीजिए। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे ध्यानपूर्वक सुनना है और लिखते जाना है। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो नोट कीजिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से एग्जाम में पूछता है पहला तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर और 24वां। ये 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप जो ऑप्शन सी में देख रहे हैं पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें और आखिरी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है महावीर स्वामी। ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो नोट कीजिए वर्धमान। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। इसे भी नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पार्श्वनाथ कौन थे? अभी हमने आपको बताया। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते होंगे तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आगे देखिए, पार्श्वनाथ संबंधित थे। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो पार्श्वनाथ संबंधित थे, अभी हमने आपको बताया इक्ष्वाकु वंश से। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए अभी हमने आपको बताया महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। लेकिन आपको बताना है जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। डेट भी याद रखना पूछता है, 540 ईसा पूर्व में। वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध नहीं है, भगवान यहाँ पर कौन है? वर्धमान महावीर। तो इनको किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था?
तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि भगवान बुद्ध पूछे तो पाली भाषा में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप सभी को एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा सोडियम को। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बिहार मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में सोडियम की परमाणु संख्या, तो आप सभी जानते हैं परमाणु संख्या 11 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2, 8, 1 और सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो Na। इन सभी फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए बहुत ही जल्द 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। और सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे सिल्वर यानी कि चांदी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरे स्थान पर चालक में है तांबा। याद रखिएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछे सिल्वर, क्योंकि ये महंगा आता है इसलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज होता है तांबा यानी कॉपर का। और तांबा से ही तड़ित चालक बनाए जाते हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चूने में अगर पानी मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे 9 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? यह भी बेसिक लेवल का प्रश्न है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करेगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है अनील या फिर अनीला। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अनीला। अब ट्रिक को कैसे यूज करना है? तो देखिए आ से क्या हो गया? अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया? नीला हो गया। ला से क्या हो गया? लाल हो गया। अब देखिए यहाँ से अम्ल नीला को लाल, अम्ल नीला को लाल, यानी अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल में बदलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन लाल। और यहाँ से ये भी पूछता है कि लिटमस पत्र जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, नोट करेंगे। क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? जस्ट उल्टा होगा। अम्ल क्या करेगा? अम्ल नीला को लाल करता है, जबकि क्षार लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। बहुत ही आसान है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। और देखिए अम्ल और क्षार से संबंधित 2-3 प्रश्न बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो याद कर लीजिए 7 से कम। कॉपी में लिख लीजिए इस तरह से कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? आंसर 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान पूछे 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का pH मान पूछे तो 7 होता है। तो यहाँ पे 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो ये है डोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। कायिक जनन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आलू में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सिर्फ उसी को नोट करना है, जो क्वेश्चन आंसर है उसको नोट नहीं करना है। अब देखिए आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग, इसको नोट कीजिए। इस तरह से नोट करना है कि ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है?
तो आंसर क्या लिखना है, आलू से। और ये ब्लैक हार्ट रोग जो है आलू में किसकी कमी से होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से। इसे भी नोट करेंगे, ऑक्सीजन की कमी से आलू में क्या होता है, ब्लैक हार्ट रोग। और एक होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, खैरा रोग। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, नोट कीजिए, खैरा रोग धान से संबंधित है। और खैरा रोग जो है ये जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। और देखिए, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। आगे देखिए, रक्त प्लाज्मा में, यहाँ पे प्लाज्मा होगा, जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान से सुनिए, रक्त प्लाज्मा में जल की जो लगभग मात्रा होती है 90 से 92% होती है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 90%, ध्यान रखेंगे। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, नोट कीजिए। तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं आरबीसी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने ही आंसर बता दिया, आरबीसी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल पूछता है तो 120 दिनों का होता है आरबीसी का जीवन काल। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी में से आंसर करना है। तो ये होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से, ध्यान रखेंगे। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो ध्यान दीजिए, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो उससे रोग होता है कौन सा, तो मलेरिया। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मलेरिया। आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये जो एड्स रोग है ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस, तो HIV वायरस। नोट कीजिए, एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होने वाला रोग है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं क्या होता है, आरबीसी की संख्या में क्या होता है या आकार में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप लोग बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके शरीर का जो आरबीसी है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो आंसर क्या होगा, संख्या बढ़ जाती है। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं। चलिए 20 के लिए आंसर बताइए, अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात से अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। और देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, मेरा एक दूसरा और चैनल है दिवाकर स्टडी IQ के नाम से, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे से क्लास चलती है, तो आप लोग जाकर देखिए। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है, इसको मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए तेल दीप की बत्ती में जो तेल ऊपर उठता है ये किसके कारण होता है, तो याद रखिए केशिकत्व के कारण, यानी कि केशिका क्रिया के कारण। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एक पूछता है ध्वनि तरंग और एक पूछता है प्रकाश तरंग, और आंसर होता है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। अब ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा किसका होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए हम यहाँ बताते हैं। अगर आपसे पूछे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश में क्या है, ये है शुरुआत में क्या, प्रसंजु। और देखिए अनुप्रस्थ में भी देखिए बीच में प्र है,
तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है और ध्वनि तरंग में देखिए क्या है, ध्व। अनुदैर्घ्य में भी देखिए बीच में ध्व। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य तरंग, और ध्वनि तरंग जो है ये कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि ध्वनि तरंग किस में गमन नहीं करती है, तो निर्वात यानी कि शून्य में गमन नहीं करती है। और ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में होती है, तो ठोस में। ध्वनि तरंग सबसे अधिक किस में गमन करती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे, यानी किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बहुत ही सिंपल है, -40 डिग्री पर। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। विद्युत का नहीं पूछा गया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो याद रखिएगा द्रवों में पूछा जा रहा है, तो ये है पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो ही बच्चे आंसर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है किस अवधारणा की पुष्टि करता है। इस प्रश्न को भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। देखिए ऐसे तो प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य माध्यम में पूछे तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये है परावर्तक सतह ऊपर है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे सिंबल देते हैं आपतित, परावर्तित बीच में अविलंब, इसको एन से लिखते हैं। और आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना यहाँ पे इसको बोलते हैं कोण आई, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण होता है आर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम तो आप सभी जानते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, इसको भी मार्क कीजिए। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। सही जवाब है बी ऑप्शन। अब देखिए वायुमंडल की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, नोट कीजिए नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज है, तो लगभग 78%। दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन। प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो लगभग 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है वायुमंडल में, तो ये है 0.03%। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पूछा जाता है जो सबसे अधिक मात्रा में है, तो आर्गन। कितना है, तो 0.93%। सभी को मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका क्या होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे यहाँ पे आंसर ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है खतरे में। क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो बहुत ही आसान है, इसमें अवतल दर्पण का
प्रयोग किया जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री, कहीं कहीं आपको 98.4 भी मिलेगा, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? देखिए, वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहले परत का नाम जो है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है O3। ओजोन दिवस पूछता है कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ध्यान दीजिए, अस्थायी नहीं पूछा गया है, अस्थायी पूछा गया है। तो टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है। लिख लीजिए कौन कौन से हैं। रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना क्या है? तो यह है बैरोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील ये सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यानी कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो देखिए, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। शहनामा किसकी कृति है? चलिए आंसर बताइए, ये आखिरी प्रश्न है। तो शहनामा जो है ये किसकी कृति है? सही जवाब है फिरदौसी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।